बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आए हैं फ्रॉम लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो अल्काइंस जो थे उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो है ना वो बेसिकली अगला टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों के लिए मुश्किल टॉपिक है और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक के अंदर ये जो बच्चों को जो इस टॉपिक के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को जो है ना वो एड्रेस कर सकें और हम जो है ना फिर वो ताकि हमें ये टॉपिक में जो प्रॉब्लम है वो ना आए। देखते बेटे, आपको पता है मेरे से बहुत बेहतर आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस के अंदर अगर मैं बताऊँ तो एल्काइंस जो होते हैं इनके अंदर ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन के अंदर मौजूद होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो ये जो दरमियान वाला बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बॉन्ड था? सिग्मा। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप इसे जाके पढ़ेंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बनता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑन द अदर हैंड ये वाला बॉन्ड जो ऊपर मौजूद है और ये वाला बॉन्ड जो नीचे मौजूद है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। बेटे ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव, इतने ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे इनके साथ ब्रैकेट्स में लिख सकता हूँ वीक बॉन्ड। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जब भी होगा ना मेरे बेटे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से नहीं होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होगा? ये केमिकल रिएक्शन होगा वीक बॉन्ड की वजह से। आपने देख लिया कि इसके अंदर मौजूद है एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेंगे? रिएक्ट। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना वो डैट विल बी ड्यू टू दीज टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की उनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अब ये जरा देखिए, अब हमने बेसिकली ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस के अंदर जो है ना वो हमने जो है ना वो देख लिया कि किस तरीके से जो है ना वो रिएक्शंस होने का इम्कान मौजूद है। अब मैं आपको पहला रिएक्शन जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है वो करके दिखाता हूँ। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, मेरी बात सुनिए, हैलोजेंस के हमने जो है ना वो क्या पढ़नी है? एडिशंस पढ़नी है। ये तरह देखिएगा मेरे बेटे, जब हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं तो हमने देखना है कि हमने हैलोजेंस को ऐड करना है किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होती है एल्कीन। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐड करना है हैलोजन को। हैलोजेंस को आमतौर पे X और क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं तो X2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फ्लोरीन भी इनकी एग्जांपल है हाइड्रोजन की, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। आमतौर पर हम फ्लोरीनेशन नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है, रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। आयोडीनेशन भी नहीं पढ़ते क्योंकि ये टू स्लो है। ठीक है, तो आमतौर पे जो हम चीजें पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है? क्लोरीन और ब्रोमीन। और अगर आप गौर फरमाएं तो आपकी बुक के अंदर जो है ना वो उसने जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ है? ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का एक लिक्विड है और इसके अंदर आपको रिएक्शन आसानी से करवाया जाने का जो है ना वो चांस मौजूद है। ये देखिए बेटे, होगा क्या? जब ये रिएक्शन होगा एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा। अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पे कार्बन और कार्बन के अंदर क्या मौजूद है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब ये क्या होगा कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और एक बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन ऐड हुई थी ना, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगी और अगली ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, अभी भी ये जो है ना वो रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि यहाँ पे जो ब्राउन कलर का जो लिक्विड था ब्रोमीन, उसका कलर थोड़ा सा लेस ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये कलर खत्म हो गया है तो ये कलर अभी खत्म नहीं हुआ।
अगले स्टेप के अंदर क्या होगा ये देखिए, ये वही मैं कंपाउंड जहां से मैंने छोड़ा था उसी से दूसरे स्टेप के अंदर जो है ना वो सिलसिला शुरू करूंगा मेरे बेटे। यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे मजीद ब्रोमीन जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। और जब मजीद ब्रोमीन इसके अंदर ऐड करूंगा तो क्या होगा जरा देखिएगा, ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, अब कार्बन और कार्बन के अंदर रह गया है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इधर देखिए तो हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर देखिए तो हाइड्रोजन लगी हुई है। ये हाइड्रोजन के साथ ये अगर आप गौर फरमाएं तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन तो ऊपर पहले ही लग चुके थे। अब ये जो नई ब्रोमीन है ना इसको मैंने रेड कलर से अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने इसको सर्कल कर दिया है। अब एक ब्रोमीन ये जो रेड वाली ब्रोमीन जो बाद में आपने डाली है वो इधर आ जाएगी और दूसरी ब्रोमीन इधर आ जाएगी। तो अगर हम गौर फरमाएं तो अब इसके अंदर हो गए हैं 1 2 3 4 ब्रोमीन हो गए हैं। ठीक है, और जब 4 ब्रोमीन हो गए हैं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हम बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन का अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन का। अच्छा जी बेटा जी, हम पढ़ रहे थे तो दूसरा मेथड जो है ना, जो दूसरा केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक हो गया। अब ये देखिए मेरी बात सुनिए मेरे बेटे, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने अमल पढ़ना है ऑक्सीडेशन का। अब ये जो ऑक्सीडेशन है मेरे बेटे, इस ऑक्सीडेशन के अंदर जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिस तरह KMnO4 है, जिसे पोटाशियम पर मैंगनेट कहते हैं, K2Cr2O7 है, जिसे पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, O3 है। इन और भी कई मेथड्स हैं, आप जब सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे तो वहां पे जाके आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो है KMnO4। ये जो KMnO4 है जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसका नाम है पोटाशियम पर मैंगनेट। ठीक है जी, KMnO4 ये बहुत मशहूर ज़माना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए पहले 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल, मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा, पहले 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल जो है ना वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना वो रिएक्शन करते हैं, और जब वो 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना वो रिएक्शन करते हैं तो इनसे बनता है 2KOH प्लस बनता है 2MnO2, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं OH नेगेटिव। क्या प्रोड्यूस होते हैं मेरे बेटे? OH नेगेटिव जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं ये जो है ना इससे कितने OH प्रोड्यूस होंगे, इससे जो है ना वो कम से कम जो है ना जी वो जो है ना वो 12 के करीब जो है ना वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। अब ये देखिए ये जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं ये है मेन काम जिन्होंने करना है। ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है जिसको आप इथाइन कहते हैं। मैं आपको बताऊं इस इथाइन के अंदर जो है ना ये OH नेगेटिव आएंगे। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कितने OH नेगेटिव आएंगे, ये जरा देखिएगा। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तब्दील हो जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रह गया? सिंगल। अब अगर गौर फरमाएं तो इधर 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 और इधर ये सारी जगहों पे जो है ना वो वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। तो इन चारों जगहों पर जो है ना OH 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 और OH जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया जनाब?
अब ये जरा देखिएगा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 इथाइन के मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और एक मॉलिक्यूल की तरह आपने खुद ही देखा था 1 2 3 4 OH जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर ये 3 मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे कितने OH के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, 12 OH के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। और ये भी केमिकल जो बनेंगे ये भी 3 बनेंगे। इस केमिकल का नाम होता है टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। क्या नाम होता है इसका? टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। कैसे इसका नाम टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन होता है? ये एक OH है, ये दूसरा OH है, ये तीसरा OH है, ये चौथा OH है, तो 4 OH आ गए तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। ठीक है, अगला स्टेप जो होगा ना हमारा वो इसी टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन से शुरू होगा। ये जरा देखिएगा, मैं अब जो है ना बजाय के 4 मॉलिक्यूल्स लूं, मैं जो है ना वो एक ही मॉलिक्यूल लूंगा और आई विल ट्राई कि मैं ना आपको इसकी केमिस्ट्री जो है ना वो बता पाऊं। ये देखें, ये टेट्रा हाइड्रोक्सी जो इथेन था ये मैंने एक मॉलिक्यूल जो वहां पे बना है उसको ले लिया है। अब आगे बोलिएगा मेरे बच्चे, ये OH और ये वाला H जो है ना ये मिलके आपस में क्या बना देंगे? H2O। इसी तरह ये नीचे वाला जो OH है और ये नीचे वाला जो H है ये भी दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O। ठीक है, तो अब ये देखिएगा ये OH और H2O, ये OH और H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। ठीक है, अब अगर आप गौर फरमाएं तो इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसके इधर हाइड्रोजन है, इसके इधर भी हाइड्रोजन है, इसके इधर इधर जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाकी बच गया है। आप ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लिख देते हैं। अब इसके इधर भी एक OH जो है ना वो बाकी बचा हुआ है। आप इसको नीचे से ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो रोटेशन पॉसिबल है, ये आप इसको इधर लिख लेते हैं। यानी इसके साथ भी एक ऑक्सीजन बाकी बचा था और इसके साथ भी एक ऑक्सीजन बाकी बचा था। अब अगले स्टेप में क्या होगा मेरे बेटे? अब ये देखिए कार्बन की वैलेंसी 3 है, होनी कितनी चाहिए? 4। तो यहाँ पे जनाब क्या होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ जो है ना वो एक बॉन्ड मजीद आ जाएगा और ये केमिकल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं जनाब? ग्लाइऑक्सल। अब आखिरी स्टेप जो है ना, ये जो ग्लाइऑक्सल बन गया है, इस ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है, अब इस ग्लाइऑक्सल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर यहाँ पे ही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे ही इसके अंदर मजीद AMNO4 को ऐड किया जाएगा। तो जब हम AMNO4 ऐड करेंगे तो ये देखिएगा मेरे बेटे, ये बनेगा COO, ये बनेगा COO। इधर और इधर H और H मौजूद थे, H और H की जगह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? OH। और इस केमिकल को हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट, अभी यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई थी, यहाँ से ऑक्सीडेशन शुरू हुई थी, यहाँ तक ग्लाइऑक्सल तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या हुई है? यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? आपने याद रखना है ग्लाइऑक्सल बनेगा। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है इससे जो है ना वो बन जाएगा जो है वो आपका ऑक्सैलिक एसिड। तो ये था मेरे बेटे आपका दूसरा जो था केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो हम इनके यूजेस के बारे में आपको बताते हैं। जी बेटे, हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ इथाइन के। इथाइन जो है ना ये तो हमने पढ़ा है, ये इथाइन जो है ना मेरे बेटे इसके 4 इंपॉर्टेंट यूजेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहले है कि इथाइन जो है ना जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बन जाता है। ये वेल्डर इस्तेमाल करते हैं, जो वेल्डर्स के पास जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने एसिटाइलिन गैस को भरा हुआ होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ठीक है, और वो फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो आयरन को मेल्ट कर देती है। जब आयरन मेल्ट हो जाता है तो वो वेल्ड कर देता है। वो कटे हुए जो आयरन के पीसेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है।
दूसरे नंबर पे मेरे बेटे ये कई दूसरे केमिकल जिस तरह अल्कोहल्स है और कई केमिकल जो है ना उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इथाइन बिल्कुल इथीन की तरह आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि फल जो है ना वो नेचुरली पकते हैं देर के बाद। अगर हम उनको जल्दी पकाना चाहते हैं, अगर वो बेटे हम उनको मार्केट के अंदर जो है ना वो अगर पका कर लेके आएंगे तो वो तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे आते आते। तो इस वजह से हम उनको यहाँ पर आके हम उनको आर्टिफिशियली राइपन करवाते हैं ताकि जो है ना वो हमारे लिए खाने के काबिल रहे, वरना वो खाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आखिरी बात है मेरे बेटे बेंजीन की पॉलीमराइजेशन। ये जो है ना इथाइन की पॉलीमराइजेशन, आप सेकेंड ईयर के अंदर भी जाके पढ़ेंगे कि इथाइन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बनती है, और ये जो बेंजीन होती है इसकी पॉलीमराइजेशन से और कई कंपाउंड जो है ना वो बनते हैं। इसी तरह जो है ना इसी इथाइन की पॉलीमराइजेशन से प्लास्टिक लाइक जो है ना वो पॉलीमर्स बनते हैं, जिसके अंदर नियोप्रीन है, क्लोरोप्रीन है, और इस तरह जो है ना वो और कई केमिकल कंपाउंड जो है वो बनते हैं। तो ये था मेरे बेटे आज का हमारा जो लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को, ठीक है। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे अगले चैप्टर से मुताल्लिक, चैप्टर नंबर 13 से मुताल्लिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।